वालेकुम। लेक्चर 88 स्टार्ट करते हैं। ये सब बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है? चेक हुआ है आप लोगों को होमवर्क बाहर? पॉज करें जरा। हाँ जी, सलाम तो हो गया था ना? अच्छा जी, चलें लेक्चर 88 स्टार्ट करते हैं जी प्लीज। संडे ट्रेडर्स, इसके अंदर डायरेक्ट मेथड से हमने कैश फ्लो करनी थी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के बारे में बताया था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये बता दी थी कि लॉन्ग टर्म लोन और उसकी करंट मैच्योरिटी को आपने इकट्ठा करना है। तीसरी बात मैंने ये बता दी थी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब करंट टैक्स पेएबल या टैक्स पेएबल है। बोलो तो और क्या रह गया था फिर? इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है। तो सवाल शुरू करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगेन फॉर्मेट सबसे पहले है इंपॉर्टेंट जो आपने बनाया करना है। हाइब्रिड के अंदर जाके होमवर्क चेक करें भाई, मैसेज कर दें उनको, हाइब्रिड वालों को भी खड़ा कर दें जी। सबसे पहले क्या है जी? सबसे पहले फॉर्मेट है, और अगर मेथड डायरेक्ट है तो फिर पीबीटी से लेकर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश वाला एरिया, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल वाला एरिया, ये इन तीन लेस वाली फिगर से पहले वाला जो एरिया है वो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो होता था वो रिप्लेस हो गया था इन तीन चीजों से, और चौथी चीज जरूरत के मुताबिक आ सकती है, ठीक है। तो वो तीन चीजें कौन सी थी जी? आप पीबीटी से स्टार्ट नहीं कर रहे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, या कोई जरूरत के मुताबिक एक आधी चीज और भी आ सकती है, ठीक है जी। उसके बाद बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। लेस इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है 5-6 लाइनें खाली, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2-4 लाइनें खाली। उसके बाद नेट कैश फ्लोज, इन तीनों का टोटल A प्लस B प्लस C, और फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड किया जो वर्किंग वन से में मिला करता था, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे हम पहुंच जाते थे, ठीक है जी। तो इतना फॉर्मेट सब बच्चे माशाल्लाह से 1-1.5 मिनट में अब बना लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट पहले बनाने का फायदा ये होता है कि 20-30% मार्क्स सवाल पढ़ते पढ़ते ही हम यहां से निकाल लेते हैं। यहां तक कोई मसला है तो बताएं? नहीं है? चलें फिर सवाल शुरू करते हैं अब। अच्छा जी, सबसे पहले क्या नजर आ रहा है जी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और जाहिर है बैलेंस शीट के अंदर ये नेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही होता है, बुक वैल्यू पर ही है, तो अक्यूमुलेशन अलग से नजर नहीं आ रही है, तो फिर हम भी एसेट अकाउंट को किस पे बना लेंगे? बुक वैल्यू पे बना लेंगे। तो लेकिन मैंने ये किया पिछली क्लास के अंदर, बच्चों से कहा, जैसे आप लोगों को कल कहा भी था शायद, कि अगर आप चाहें तो ये जो 4 नए अकाउंट्स बने हैं इनको इकट्ठा रख लें, कोई मसला नहीं है। चाहे तो सवाल की तरतीब से चलें, चाहे तो यही 4 अकाउंट्स नए बने थे ना कल, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्रीज और एक्सपेंसेस, तो इनको आप इकट्ठा भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने पिछली क्लास में बच्चों ने कहा सर इकट्ठा ही रख दें, तो मैंने फिर इन 4 को इकट्ठा कर दिया और फिर बाकी सारे सवाल की तरतीब से बनाता चला गया लेजर, ठीक है। 35 मिनट की एक और रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अवेलेबल हुई थी। वो खड़े हुए बच्चों में से कितने बच्चों ने वो रिकॉर्डिंग सुनी है? और बैठे हुए में से किस किसने सुनी है? कौन सी? 35 मिनट की एक रिकॉर्डिंग है, वो अपलोड हुई है शाम वाली क्लास की एंड वाले 35 मिनट, ठीक है ना। हाँ, उसमें टेक्सला लिमिटेड मैंने डिस्कस किया था, वो सुन लेना है। रोजाना इंशाल्लाह ये इतनी कोई 30 से 40-45 मिनट की एक वीडियो अपलोड हो जाया करेगी, जो बिल्कुल भी अगले लेक्चर पे डिपेंडेंट उस पर नहीं हुआ करेगा, जाहिर है, लेकिन वो लेना लाजमी होगा आपने। कल से इंशाल्लाह 2 टीएस होंगे, एक मिटाया करेगा, दूसरा चेक किया करेगा, दूसरा होमवर्क भी चेक होगा ना कि वो 35 मिनट की जिस रिकॉर्डिंग थी सब बच्चे लेकर आए या नहीं आए, ठीक है। तो भाई जो बच्चे खड़े हैं और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी सुनी थी वो बैठ जाए। सारे नहीं आएंगे, मुझे पता है, मैंने चेक करना है अभी इनका। अभी वो रजिस्टर खोल के टेक्सला लिमिटेड दिखाना भी है, ठीक है ना। ओके यार जल्दी करें, इतना टाइम नहीं है, जल्दी कर लें। अच्छा जी सुने, सवाल शुरू करते हैं। ये 1 मिनट के अंदर अंदर अगर ना बैठे तो फिर खड़े रहेंगे। ले आए भाई इधर। यार तुम आगे क्यों नहीं गए? तुम पीछे चले जाओ, खड़े हो जाओ जाके पीछे। तुम भी पीछे चले जाओ खान साहब। ये जो जिन जिन बच्चों को ये कोना संभालने की कोशिश है पीछे चले जाए। पॉज करें ना जरा जी। तो सबसे पहले क्या आ रहा है जी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो 4 अकाउंट्स मैंने इकट्ठे कर दिया, अब इनको इस तरतीब से ही बनाते जाते हैं। तो बताइए, ओपनिंग 7240 ओपनिंग आ गया। 8 इसको अलग रखना, 8555। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब कितने बच्चे टेक्सला वाला सवाल सुन चुके हैं 35 मिनट में? हाँ, ये दोनों सवाल हैं, एक टेक्सला वाला, एक ये संडे। टेक्सला वाले में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, लेकिन वहां पे कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा था कल। आज भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन इस सवाल में नीचे जाके पता लगा आपको होमवर्क करते हुए ये फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिक्स हुआ कैश फ्लो के साथ, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओपनिंग 1120 और क्लोजिंग 1800, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड। पहले कहां जाया करता था ये? वर्किंग कैपिटल आइटम्स में, लेकिन अब इसका भी क्या बनता है? लेजर बनता है। तो ओपनिंग बता देंगे कहां है? 4500 और क्लोजिंग 4800। नेक्स्ट क्या है? प्री पेमेंट्स। पहले कहां जाया करती थी?
वर्किंग कैपिटल आइटम्स है, लेकिन अब इनका भी क्या बनता है, लेजर। ये एक्सपेंस के लेजरे में आया करती हैं, एक्रूअल्स प्री पेमेंट्स इकट्ठे होकर, ठीक है ना। तो प्री पेमेंट्स हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग प्रीपेड 268, क्लोजिंग 184। सही है। येलो शर्ट क्या हुआ, अलग लेजर बना दिया, ठीक है। बहरहाल समझ तो आ गई ना कि क्या करना था और आपने क्या कर दिया जी। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स। पूरे सवाल में कहीं प्रोविजन का जिक्र है? अनफॉर्चुनेटली नहीं है, यूं कहो, बदकिस्मती से नहीं है, यूं कहो। क्यों? क्योंकि कल कलां जो टेस्ट होना है उसमें तो प्रोविजन ने आ जाना है, ठीक है। और प्रोविजन का ट्रीटमेंट आपको कुछ ना कुछ सोच के करना पड़ना है कि डेटर का लेजर तो होता है ग्रॉस पे, प्रोविजन तो होती है अलग। अगर नेट पड़ा होगा बैलेंस तो ग्रॉस बनाना पड़ेगा लेजर के लिए, तो ये सोचेंगे आप अब टेस्ट में। अब अनफॉर्चुनेटली सवाल के अंदर ये नहीं आया, मैं इसलिए तो कह रहा हूं अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अगर आ जाता सवाल में तो ट्रीटमेंट देख लेते आप। अब आप क्योंकि सवाल के अंदर तो आई के अपने आज तक इसको टेस्ट किया नहीं है, तो अभी टेस्ट के सवाल में ये आएगा, टेस्ट के सवाल में आएगा तो फिर आप अप्लाई करेंगे और फिर अगले दिन मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि आप सवाल अगर 18-20 नंबर का होगा तो उसमें से कुछ भी नहीं स्कोर कर सकेंगे। अगर वो एडजस्टमेंट आपको नहीं भी कराई तो आप सही कर लेंगे इंशाल्लाह। जितनी बात कही है आपको कि डेटर्स के लेजर ने ग्रॉस पे बनना होता है, इतनी बात से इंशाल्लाह उम्मीद है आप कर भी लेंगे उसको सही। नहीं भी कर सकेंगे तो 1-2 नंबर मिस हो जाएंगे और क्या, ठीक है। ओके, वर्किंग कैपिटल तो बनेगा ही नहीं ना इस मेथड के अंदर। वर्किंग कैपिटल में तो नेट ही जाता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, लेकिन वो इनडायरेक्ट मेथड में जाता है ना। मेथड डायरेक्ट अगर हो गया तो प्रोविजन का आना खतरनाक बात है। फिर डेटर को आप नेट नहीं ले सकते, क्योंकि डेटर के लेजर ने ग्रॉस अमाउंट से बनना होता है, प्रोविजन ने अलग नजर आना होता है। वो तो बाद में हम उनको नेट करके बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है ना। बहरहाल जो अब सवाल नहीं करना, अब जो होना है वो होगा टेस्ट के अंदर, देखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, हो सकता है मैं डरा रहा हूं और ना है टेस्ट में ये बात, लेकिन हो सकता है आ भी जाए, ठीक है। अच्छा, अभी बनाना है टेस्ट जी। ट्रेड रिसीवेबल्स जी, ट्रेड रिसीवेबल्स पहले जाते थे वर्किंग कैपिटल आइटम्स में, आज इसका भी क्या बन गया, लेजर। बोलो 3600, क्लोजिंग 3800। जरा क्लियर बोलते रहे ना एक दफा जी। बेटा यहां प्रोविजन है ही नहीं ना, प्रोविजन है ही नहीं, तो जो ग्रॉस है वही नेट है। यही तो कह रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली प्रोविजन है ही नहीं। आप कहोगे फॉर्चुनेटली, मैं कह रहा हूं नहीं अनफॉर्चुनेटली, इसलिए कह रहा हूं अनफॉर्चुनेटली कि आपको नजर नहीं आएगी ये ट्रीटमेंट टेस्ट से पहले। तो भाई प्रोविजन के ना होने का मतलब क्या है, यही ग्रॉस डेटर्स है, यही नेट डेटर्स है, प्रोविजन तो है ही नहीं ना, सिरे से उसका वजूद ही नहीं है, इसलिए ये मैंने डेटर का लेजर बना लिया इससे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कैश कहां जाएगा, वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में कैश, बोलो ओपनिंग 4, क्लोजिंग 194। ओके, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। बच्चों को एक मशवरा दिया पिछली क्लास में कि शेयर कैपिटल का लेजर अलग बनता है, शेयर प्रीमियम का अलग बनता है, उससे आपको अलग अलग 2 कैश मिलते हैं। तो पर्चे के अंदर कैश फ्लो का सवाल करते हुए ना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल बनाते हैं एक छोटी सी। मिसाल के तौर पे शेयर कैपिटल है और शेयर प्रीमियम है, ये 2 लेजर्स हमने बनाए हुए हैं, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे ओपनिंग है शेयर कैपिटल का 500, ठीक है जी, सवाल में। क्लोजिंग गिवन है जी 550, ठीक है। शेयर प्रीमियम का ओपनिंग सवाल में गिवन है मिसाल के तौर पे 100 और क्लोजिंग गिवन है 125, ठीक है। अब हम ये सब ओपनिंग क्लोजिंग उठा लेते हैं और एंड पे बैलेंसिंग करते हैं। तो एंड पे मिसाल के तौर पे बैलेंसिंग अब इधर आएगा, कैश कितना बैलेंसिंग आ रहा है इधर 50 का, और इधर कैश ही बैलेंसिंग आता है ना। ये यहाँ पे कितना आ रहा है 25 ओनली, ठीक है। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे होते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में वो नीचे जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हम यूं कहते हैं फ्रेश कैपिटल, और वहां जाके फिर हम 50 जमा 25 कर लेते हैं ना और 75 लिखते हैं। तो क्यों ना हम इन 2 लेजर्स को कंबाइन करके एक ही बना लिया करें, टाइम बच जाएगा। बैलेंसिंग एक बार करनी पड़ेगी, 30 सेकंड भी बच गए, 1 मिनट भी बच गया है, तो 1 सेकंड पर्चे के अंदर कीमती होता है, ठीक है। तो अगर मैं यूं कर लूं कि मैं शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का लेजर इकट्ठा बना लूं, यही 2 वाला डाटा, तो मैं यूं कहूंगा ब्रॉड डाउन 500 जमा 100 600 हो गया, ठीक है। क्लोजिंग 550 जमा 125 कितना हो गया, 550 जमा 125 कितना हो गया 675। तो अब कैश बैलेंसिंग कितना निकलेगा, हाँ, तो यही 75 तो हमने उधर टोटल किया ही था, ठीक है ना। तो 75 की फिगर निकल सकती है। ये 2 अकाउंट्स अलग अलग बनाने की जरूरत
नहीं है हमें, हम इकट्ठा भी बना सकते हैं कैश फ्लो के टॉपिक में, इससे टाइम बच जाया करेगा। ठीक है, तो अगर सिंपल सी एडजस्टमेंट और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का लेजर हम इकट्ठा भी बना सकते हैं। असल में ये ख्याल मुझे इसलिए आ गया कि वहां जरा जगह कम थी, जरा तंग थी, तो मैंने इसलिए वो इकट्ठा करके बच्चों का चलो बता दूं कि ये भी हो सकता है इस तरह से। ठीक है ना, तो ये वाला काम अब मैं यहाँ पे सवाल में करने लगा हूं। किधर गया सवाल, किधर गया, ये रहा सवाल जी। तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अलग अलग हैं, हम इनको इकट्ठा कर देते हैं क्योंकि सिंपल सा सवाल है, कोई और ट्रांजैक्शन तो इसमें है नहीं, होगी भी तो यहीं पर लिख सकते थे हम। ठीक है ना, बहरहाल उसने कोई परसेंटेज नहीं दी हुई जिसमें शेयर कैपिटल या बोनस शेयर या कुछ किस्म की चीज हम इशू कर रहे हैं, सिंपली बैलेंस ही करना है हमने, तो इकट्ठा कर सकते हैं अगर बिल्कुल कोई एडजस्टमेंट ना हो शेयर कैपिटल की और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम अलग अलग पड़े हो सकता है इकट्ठा कर सकते हैं आप, ना करना चाहें तो बेशक ना करें, बिल्कुल ना करें। ठीक है जी, मैंने कुछ नहीं किया। ओके आवाज तो नहीं खत्म हुई, ब्रॉड डाउन जी। भाई ये माइक वाले भाई, आप सवाल माइक से ना करो, वैसे आ जाओ इधर, या मैं आ जाता हूं अभी फिलहाल, जरा ये कंप्लीट कर ले, तब तक आप पहुंच जाओ जी। ब्रॉड डाउन बताएं जी, इधर देखें शेयर कैपिटल, आप आ जाओ, आना है तो आ जाओ जी। 3450 प्लस 1240, तो 3450 प्लस 1240 टोटल 4690। ऐसे ही ये तुम थे, कोई जवाब नहीं तुम्हें देना, मेरे लो जवाब है तेनू। नेक्स्ट 4650 प्लस, रुको, 4650 प्लस 1600, तो 4650 प्लस 1600 जी बोले 6250, ये दोनों को कंबाइन कर दिया जी, बोले क्या? वो तो अभी मैं पहुंचा ही नहीं उस पर बेटा, पहुंच जाता हूं फिर डिस्कस कर लेते हैं उसको। ठीक है, एक्सपेंसेस में नहीं ओपनिंग क्लोजिंग बनाना था उसको, वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमारे ऑपरेशंस का पार्ट होता है, हमने एडवांस बाहर पहुंचने तो उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ जी। अच्छा जी, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये बड़ी गड़बड़ हुई थी, रिटेन्ड अर्निंग्स बड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन ये डिस्कस कर लिया था मैंने आपको कहा था कि बैंक जैसे है, अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है तो नॉर्मल से शुरू होकर अब नॉर्मल हो सकता है, अब नॉर्मल से शुरू होकर नॉर्मल पे भी आ सकता है। ये रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट्स की बजाय लॉसेज आना शुरू हो जाएं तो ये नेगेटिव साइन के साथ उसी इक्विटी में ही नजर आएंगे, इसको कहीं और एसेट साइड पे नहीं ले जाना कि डेबिट बैलेंस शो करने लग गए हैं। ठीक है ना, बस फर्क सिर्फ ये पड़ना था कि हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस जो आज तक हमेशा ब्रॉड डाउन इस तरफ आता था, क्रेडिट बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस का यही था, आज इस तरफ ये बैलेंस नहीं आ रहा था, ये बैलेंस आज किस तरफ आ गया? डेबिट साइड पे 655। और जरूरी नहीं है कि अगर अब नॉर्मल बैलेंस शुरू हुआ है तो एंड भी अब नॉर्मल हो रहा हो, ये अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमा ले, अगर ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमा ले इस साल के अंदर, तो ये नेगेटिव अर्निंग्स जो पड़ी हुई हैं, लॉसेज इकट्ठे हुए पड़े हैं, इनको रिवर्स करके पॉजिटिव अर्निंग्स की तरफ भी लेकर जा सकता है। ठीक है, और ऐसा ही हुआ है। रिटेन चेक कर लो ना, इधर तो देखो 3507 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है इस दफा, कोई अखीर ही कर दिया। 655 मिलियन का लॉस पड़ा था और 3500 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया, तो जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे वो प्रॉफिट्स में बदल गए। हाँ, बीच में कुछ डिविडेंड भी बटा होगा, जाहिर सी बात है, नजर आ रहा है कि 3500 कमाया, बारह जो भी है, फिलहाल तो सिर्फ लेजर्स ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहे हैं हम। तो लेजर बताओ जी, रिटेन अर्निंग लेजर ओपनिंग कितना है? 655 नेगेटिव और क्लोजिंग 1652 पॉजिटिव, यानी नॉर्मल। ठीक है ना, तो अब नॉर्मल से शुरू हुआ और क्लोजिंग नॉर्मल पर हो गया, कितना? 1652। ठीक हो गया जी, ब्रॉड डाउन इस तरफ नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, सही है। जी, और कोई क्वेश्चन? इसमें कोई क्वेश्चन? चलें आगे। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन और करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ये आपकी क्लास के अंदर ही मैंने कोई इस तरह की एग्जांपल याद हो तो बनाई थी। ठीक है ना, जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी क्लास में ये बनाया था ना, आपकी क्लास की बनी हुई चीजें। ऐसे ही ये मैंने कहा था कि एक मिसाल दी थी अपनी कि 120 का लोन पड़ा है, जिसमें से 20 रुपए अगले 12 महीने में पे होने और 100 नहीं होने, तो हमने कहा था है तो ये वही एक लोन जिसका ये हिस्सा अगले 12 महीने में रीपे हो जाना है और ये अगले 12 महीने में भी रीपे नहीं होना। तो इसी एक लोन को तोड़ के बैलेंस शीट के फेस के ऊपर हमने लिखा करंट और नॉन करंट पोर्शन में। लायबिलिटी एक ही है, सिर्फ उसको तोड़ के प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यही काम मैंने कहा था अब यहां पे करना है। जब लेजर बनाने लगो, कभी भी इसको ये नहीं कह देना कि ये शॉर्ट टर्म लोन है, वर्किंग वन में ले जाए, नहीं भाई नहीं, ये एक ही लोन है जिसको सिर्फ तोड़ के प्रेजेंट किया हुआ है हमने। ये दो लोन्स नहीं है अलग अलग,
ये नॉन करंट लोन है जी, ये करंट लोन है, ये लॉन्ग टर्म लोन है, ये शॉर्ट टर्म लोन है, इसको ले जाए वर्किंग वन में, ऐसा नहीं करना। ये एक ही लोन है जिसको तोड़ के हमने शो किया। तो कैश फ्लो के टॉपिक के अंदर आपने जब भी लॉन्ग टर्म लोन का लेजर बनाना है तो अगर करंट मैच्योरिटी उसकी अलग पड़ी हो तो उनको इकट्ठा करके आपने लेजर बनाना है, यानी 6523 प्लस 700 कर देना है आपने। क्या करना है जी, 6523 ये लॉन्ग टर्म लोन प्लस 700 इसकी करंट मैच्योरिटी, टोटल 7223। ये बस एक लोन तो एक ही था, प्रेजेंटेशन उसकी करने के लिए बैलेंस शीट में हमने अलग अलग शो किया हुआ है। ये एक ही लोन है, एक लोन के दो हिस्से करके हमने सिर्फ बैलेंस शीट के फेस पे शो किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही क्लोजिंग पर भी कर दो। 6024 प्लस 850, 6024 प्लस 850, 6874। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या है? क्रेडिटर्स पहले कहां जाया करते थे? वर्किंग कैपिटल आइटम्स में। अब इनका भी लेजर बना हुआ है जी, बोले 53 क्लोजिंग 34। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का मैंने कहा था लफ्ज इस्तेमाल अब नहीं कर सकता क्योंकि ये IFRS 15 का लफ्ज है। स्पेसिफिकली IFRS 15 ने जो है वो नया आकर दोबारा बताया था आपको, लेकिन चूंकि IFRS 15 FR 2 में चला गया इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल पर्चे में कर ले, ये तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब मैंने आसान अल्फाज में आपको समझा दिया था। क्या होता है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी तो होती है। आपने अपने कस्टमर से एडवांस में पैसे ले लिए, अभी आपने गुड्स डिलीवर नहीं की या सर्विसेज रेंडर नहीं की, तो ये आपका एसेट है या आपके ऊपर लायबिलिटी है? बेटा वो छोड़ो, मैंने कहा सोल्यूशन की बात मैं बाद में करता हूं। ठीक है, सोल्यूशन में लिखा हुआ है, भाई साहब कह रहे हैं सोल्यूशन बात ऐसे एंड पे करते होते हैं। भारत सोल्यूशन में जो लिखा हुआ है ना भाई, वो इस तरफ ओपनिंग और इस तरफ क्लोजिंग लिखा हुआ है, यानी डेटर के लेजर में लायबिलिटी लिखा हुआ है उसको, तो हम अलग ही रखेंगे। मैंने तो नहीं इसको इकट्ठा किया ना, मैंने तो अलग ही रखा हुआ है, ये देखो, तो हम अलग ही रख लेते हैं इसको। ठीक है ना, इकट्ठा करना हो तो उन्होंने इकट्ठा किया, इस बात को फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो एंड पे बता दूंगा, वो हो सकता है, कोई मसला नहीं है उसमें जी। तो मैं ये कह रहा हूं एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एक लायबिलिटी है भाई, सादा सी बात है। आपने अपने कस्टमर से पैसे एडवांस में ले लिए, अभी आपने उसको गुड्स डिलीवर नहीं की, सर्विसेज रेंडर नहीं की, तभी तो वो लायबिलिटी में नजर आ रहा है। अगर आप गुड्स डिलीवर करते तो एंट्री होती कैश डेबिट सेल क्रेडिट, नहीं गुड्स डिलीवर की तभी आपके पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी आ रही है ना, तो आपने एंट्री क्या पास की हुई है? कैश तो आ गया ना, कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, ये एक लायबिलिटी है। ठीक है, तो लायबिलिटी है भाई सिंपल 40 और 250, इसको आप यहां पर ओपन कर लो। ड्रॉ डाउन कितना जी? 40 और कैरी डाउन 250। ठीक है जी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज अ लायबिलिटी। ओके, लायबिलिटीज में ही नजर आ रही है। नेक्स्ट एक्रूड लायबिलिटीज कहां जाया करते थे? आगे कहां जाया करते थे? पहले वर्किंग कैपिटल आइटम्स में। अब इनका लेजर आ बनता है तो ये ओपनिंग एक्रूड लाय, याद है वखरा बना लिया से, इसको इधर रखा था जी। बोले जी ओपनिंग एक्रूड लायबिलिटीज 180 क्लोजिंग 310। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेएबल, इसका तो पहले से ही लेजर बना करता था। 110 ओपनिंग 135 क्लोजिंग, तो ब्रॉड डाउन 110 कैरी डाउन 135। नेक्स्ट करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन तो हो गया, ऑलरेडी ऐड करके लिख दिया हमने। ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्स यानी टैक्स पेएबल 230 ओपनिंग 440 क्लोजिंग, 230 ओपनिंग और 440 क्लोजिंग। बैलेंस शीट सारी की सारी हो चुकी। जज़ाकल्लाह। जी बच्चों, इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ये मैंने पिछली क्लास के अंदर लिखा, इनकम स्टेटमेंट के कौन कौन से आइटम को कौन कौन सी एडजस्टमेंट हिट कर रही है। सेल्स को एडजस्टमेंट 1 हिट कर रही है, कॉस्ट ऑफ सेल को कोई एडजस्टमेंट नहीं हिट कर रही, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को 2 और 3, एडमिन को 2, अदर इनकम को 5, इंटरेस्ट एक्सपेंस को 4। ये नीचे एडजस्टमेंट जो थी ना, ये इन फिगर्स को हिट कर रही थी। ठीक है ना। अच्छा जी, सबसे पहले क्या नजर आ रहा है जी हमें इनकम स्टेटमेंट में?
हम अब पीबीटी से तो स्टार्ट करते नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, तो हम तो सारी आइटम्स को लेकर जाते हैं रेलेवेंट जगह पर। तो सबसे पहली चीज क्या नजर आ रही है हमें? सेल्स। पॉइंट 1 में कहता है 72% ऑफ द सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। जी क्यों इग्नोर करें जी? मैंने कहा था इग्नोर इसलिए करेंगे कि मैंने ये कहा था कि हम डेटर के लेजर में टोटल सेल्स ही ले लेते हैं ताकि टोटल कैश की फिगर ही निकल आए। तो फिर जब टोटल सेल्स ही लेनी है तो इस 72% वाली एडजस्टमेंट को तो इग्नोर ही करना था, ठीक है। तो 29,700 सारी की सारी सेल्स जो है वो डेटर्स के अंदर ले लें, 29,700, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल 15,750। कहां जाएगा ये? इन्वेंट्री के लेजर में भाई, इन्वेंट्री के लेजर में कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट साइड पे आ गई 15,750। कोई एडजस्टमेंट इसमें होती तो स्टार लगा के यहां पे लिख लेते, एडजस्टमेंट कर लेते, कोई नॉन कैश चीज में पड़ी होती तो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ठीक हो गया। नेक्स्ट जीपी आ गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है और एडमिन कॉस्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट ने जाना कहां होता है? एक्सपेंसेस में, ठीक है। इधर देखो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंस मैंने इकट्ठा ही लिख दिया है, ठीक है ना, इकट्ठा लिख दो यहां पर, एक बार टोटल कर लो। कितनी है जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बताओ? 161, पहले पता नहीं कुछ और बताया था आप लोगों ने जी, 6185 प्लस 23। ये वो जो कल मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन में गिवन है ये वो फिगर, तो बस टोटल कर लिया ना। जब मुझे एक ही एक्सपेंस का लेजर से एक ही एक्सपेंस की फिगर चाहिए तो ये दोनों एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये गिवन, ठीक है, ये क्या है? गिवन इन क्वेश्चन। अब इनमें अगर कोई नॉन कैश आइटम्स हुई तो वो माइनस कर देंगे, जो सही वाली फिगर निकलेगी उसको यहां पे ले लेंगे, ठीक हो गया, डन। चले, फिलहाल तो इनकम स्टेटमेंट पूरी की पूरी पोस्ट कर रहे हैं ना, तो ये दोनों चीजें इनकम स्टेटमेंट में से निकाल के हमने एक्सपेंसेस के लेजर में फेंक दी। अभी फिलहाल 404 का कोई लेजर नहीं बन रहा है, इसलिए इसको साइड पे रखो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर क्या आ रहा है जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर में जाएगा। एक्सपेंस इस तरफ आएगा ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस इस तरह। अच्छा मैं भूल गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो कैश इस तरफ आता है, तो फिर एक्सपेंस जो है वो कितना जी? 1210। कौन सा एक्सपेंस है ये? इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये सवाल में गिवन है, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जी? पीबीटी। कहां ले जाएं इसको? ये इनडायरेक्ट मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट होता था हमारा, ठीक है ना, ये डायरेक्ट मेथड में कहीं नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस भी जाएगा टैक्स के लेजर में, और पैट भी जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में। ये दोनों चीजें काम की हैं, ठीक है। तो टैक्स एक्सपेंस टैक्स के लेजर में आ गया, टैक्स एक्सपेंस वाली फिगर 1150। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जी? 3507। ये कहां चला जाएगा? ये रिटेन्ड अर्निंग्स में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3507, ठीक हो गया जी। यहां तक कोई मसला है तो बताएं। एक मिनट, अनक वाले भाई, तुम्हें समझ आ रही है? क्या चीज नहीं समझ आई तुम्हें अभी तक? कुछ भी नहीं समझ? हाँ बोलो भाई। रिटेन्ड अर्निंग्स में ये तो बचपन में बताई हुई बात है। अगर तो कैपिटल का अकाउंट अकेला है तो फिर प्रॉफिट भी उसी में, कैश वगैरह भी वहीं से निकलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट, ये कैपिटल का अकाउंट अलग है, प्रॉफिट्स अलग पड़े हैं, तो फिर प्रॉफिट ने भी हमेशा उस प्रॉफिट्स वाले लेजर में यानी रिटेन्ड अर्निंग के लेजर में जाना है, और डिविडेंड ने भी हमेशा फिर वहीं पे आना है। फिर कैपिटल के अकाउंट में, कैपिटल के अकाउंट को फिर सिर्फ छेड़ेंगे तब जब ओनर घर से पैसा लेकर आए, यानी नए शेयर्स इशू हो या बाय बैक ऑफ शेयर्स। वो तो भी पढ़ाई नहीं है आपको, अभी रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे ना हम, अगले 2-4 दिन में इंशाल्लाह वहां तक पहुंच जाएंगे। बाय बैक IS सेटलमेंट इक्विटी के अंदर छोड़ के आए हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा जी, यहां तक कोई मसला है तो पूछें अब। अच्छा जी, नहीं है कोई मसला तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो पॉइंट 1 तो हो चुका है। पॉइंट 2 क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 750 विच वॉज चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट इन रेशियो ऑफ 3:1। मतलब क्या हुआ जी? मतलब 750 में से 3:1 है ना, तो 3:1 का मतलब क्या है? टोटल 4 करके 3/4 कर दें और 1/4, ऐसे ही होता है ना। ये पढ़ा हुआ है ना QM में आपने, शुक्र है कुछ तो पढ़ा हुआ है। तो 3/4 और 1/4,
उससे ही पहले का सर जी, हमने तो बचपन में मैथ में पढ़ा हुआ है। 750 का 3/4 कितना बनता है? 562.5 और 1/4 187.5। वो कह रहा है कि इस 6185 के अंदर डेप्रीसिएशन पड़ी है कितनी जी? 562.5 और इस 2302 के अंदर डेप्रीसिएशन पड़ी है 187.5। ठीक है, अब हम पागल तो थोड़ा ही हैं कि हम इन दोनों को पहले अलग अलग करें फिर इनको अलग अलग माइनस करें। हमने तो वैसे ही भाई इन दोनों फिगर्स को टोटल कर लिया है। ये देखो 6185 भी यहीं पड़ा है, 2302 भी यहीं, तो 562.5 इसमें पड़ा है और 187.5 इसमें पड़ा है, तो ये टोटल 750 इन दोनों में ही पड़ा है ना। तो जब हमने इन दोनों को टोटल कर दिया है तो फिर 750 भी इन्हीं में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर आपको ये सारी प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, उनको ऐड करने से फायदा क्या हो गया? ये सारी प्रैक्टिस करने की अब हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल, ये सारे का सारा 750 जिसकी एंट्री हुई पड़ी है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, और पीपीई क्रेडिट, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट, ये 750 सारे का सारा इधर है, दोनों में इकट्ठा होकर ही शामिल है ना, तो ये 750 यहां से आप माइनस करो। ठीक है जी, ये आपको मैंने कल सिखाया था कि नॉन कैश एडजस्टमेंट्स को, नॉन कैश आइटम्स को इसमें से माइनस कर देना। ठीक है, क्योंकि यहां से माइनस ना हुआ तो यहां पर पड़ जाएगा, यहां पर पड़ गया तो यहां वाले कैश में भी पड़ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि तो ऐसे ही परेशान करने के लिए उसने रेशो हमें दे दी थी अलग अलग, तो जब हमने एक्सपेंसेस ही नहीं रखने तो हम क्यों मुसीबत में पड़े? हम क्यों दोनों को अलग लेकर सही करें? एक्सपेंस की फिगर ही डालनी है ना, दोनों को ही ऐड कर दो, जिंदगी ही आसान हो जाएगी। ठीक है, कोई मसला यहां तक? एडजस्टमेंट 2 में कोई मसला है तो बताएं। नहीं है? अच्छा जी, एडजस्टमेंट 3 के अंदर बुलेट 2 पहले पढ़ें। बुलेट 2 क्या है? इंपेयरमेंट लॉस ऑन व्हीकल अमाउंटिंग टू 24 मिलियन। वो कह रहा है ये भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शामिल है। भाई देखें, मेरी बात सुने, जब आपको मैंने पहली बार जिंदगी में इंपेयरमेंट का टॉपिक पढ़ाया था तो जब पहले दिन इंपेयरमेंट लॉस आया था तो मैंने एंट्री पास करवाते हुए क्या कहा था? 100% सेम एंट्री है डेप्रीसिएशन जैसी। डेप्शन की एंट्री अगर आपने की है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट, एक डेप्शन भी क्रेडिट हो सकती है लेकिन यहां पे पीपीई बुक वैल्यू बन रहा है ना, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दी। तो डेप्रेशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट, तो अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो उसकी एंट्री क्या होगी? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट पीपीई क्रेडिट। ठीक है, तो सेम वही एंट्री बिल्कुल वैसी ही बन रही है। एक तो ये ट्रीटमेंट भी सेम है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जैसे डेप्रीसिएशन नॉन कैश पड़ा था हमने माइनस किया था, वैसे ही ये इंपेयरमेंट लॉस भी एक नॉन कैश आइटम है, इसको भी क्या करना है? हमने माइनस करना है। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? यानी इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या हुई है? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस या एसेट क्रेडिट, कितने से जी? 24 से। ठीक है, ये डेप्रीसिएशन, लेकिन ये डेप्शन एक्सपेंस इंपेयरमेंट लॉस जैसे डेबिट हुआ है डेप्शन एक्सपेंस की तरह से, ये कहां पड़ा हुआ है? वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ये शामिल है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में पड़ा है ये इंपेयरमेंट लॉस। तो हम क्या कह रहे हैं? पड़ा है तो निकालो इसको, -24। ये क्या है जी? ये इंपॉर्टेंट लॉस है बहुत ज्यादा, इंपेयरमेंट लॉस को भी माइनस कर दो। तो डेप्रीसिएशन और इंपेयरमेंट, पता चला कि इन दोनों का ट्रीटमेंट डायरेक्ट मेथड में हो या चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, 100% सेम ही होता है। डेप्रीसिएशन की तरह से ये इंपेयरमेंट है, नॉन कैश आइटम है। ठीक है, सही है ना? समझ आई है? डेप्रीसिएशन की तरह से बिल्कुल सेम इसका 100% ट्रीटमेंट है इंपेयरमेंट का। समझ आ रही है? और समझ आ रही सबको? अच्छा, चलें आगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड, बुलेट 1 में छोड़ गया, जरा मैंने कहा जरा एक जैसे ट्रीटमेंट है ना, जरा वो पहले इकट्ठे कर लें, एक जैसे ट्रीटमेंट, ठीक है ना, कंपैरिजन जरा हो जाता है ना, फिर आसानी हो जाती है आइंदा के लिए भी जिंदगी में। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड 40 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल। कल बताया था ये लॉस ऑन डिस्पोजल क्या है? नॉन कैश। लॉस तो नॉन कैश है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर ये भी शामिल पड़ा है इसमें। अगर यहां पड़ा रह गया तो यहां से यहां पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा तो कैश में चला जाएगा, नहीं जाने देना इसको, क्या कर दो? माइनस। तो माइनस कर दो कितना जी? 40। ये 40 क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा अभी तो देखो, ये 40 इसमें से तो माइनस हो गया, लेकिन कल जाते जाते शायद एक बात भी की थी। जुनैद जंजुआ वाला सवाल कितने बच्चों ने घर जाके किया था? जुनैद जंजुआ वाला, शाबाश। तो मैंने आपको कहा था कि चाहे आपका एक्सपेंसेस के अंदर लॉस नहीं भी पड़ा हुआ या गेन नहीं भी पड़ा हुआ, लेकिन डिस्पोजल का लेजर लाजमी बना लेना, क्योंकि डिस्पोजल के लेजर से हो सकता है कैश की फिगर हमें रेडीली अवेलेबल ना हो, निकालनी पड़े। कैश की फिगर तो हमें चाहिए, डिस्पोजल के ऊपर जो कैश आया है उसको तो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेना है।
तो इसलिए डिस्पोजल का अकाउंट जब भी कभी, वो पक्की बात आज भी वैसी चल रही है, गेन लॉस अगर डिस्पोजल पे नजर आ गया सवाल में, फौरी तौर पे डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था कि लॉस ऑन डिस्पोजल है 40। ठीक है, तो हमने डिस्पोजल का अकाउंट ओपन करना है और इसके अंदर इस लॉस को प्लेस करना है। अब सोचना पड़ेगा मुझे, मेरे जैसे नालायक को तो सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या नहीं मैं तो सोचूंगा, अगर डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो रहा हो, मिसाल के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हुआ और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, क्रेडिट, तो ये तो गेन होगा। इसका मतलब ये काम तो नहीं हो सकता, दिमाग में सोच रहे हैं, लिख के थोड़ी सोचेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर डिस्पोजल का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट और उस यहां पे हमने लिख दिया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर यानी गेन को। ठीक है, तो गेन अगर इस तरफ आए तो ये क्या बनता है फिर, सॉरी लॉस, प्रॉफिट लॉस फिगर इस तरफ आए तो ये क्या बनता है, लॉस। चेक करते हैं ना, डिस्पोजल का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, तो ये क्या आ गया, लॉस ऑन डिस्पोजल। तो ये यहां पर लिख लें, फिर वक्त आने पर इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। बल्कि वक्त क्या आना है, वक्त आया पड़ा है। आगे देखो अगली लाइन देखो, ये द WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल वॉज 152 और रेडी स्टेडी एप्पल गो फिगर्स पड़ी हुई हैं। 152 की बुक वैल्यू है जाने वाले एसेट की डिस्पोजल के दिन की। क्या मतलब, यहां एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल की बीवी निकालो, कितनी 152, यहां से क्रेडिट होकर डिस्पोजल के अकाउंट में डेबिट हो गई 152। अब एसेट अकाउंट तो बुक वैल्यू पे बन रहा है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन तो आना नहीं है, तो सवाल तो खत्म हो गया, ये वाली एडजस्टमेंट तो खत्म हो गई। 152 वाली चीज अगर 40 का नुकसान दे रही है, जबानी भी समझ आ रही है, कितने की बिकी होगी, 112 की बिकी होगी। बहरहाल अगर आप इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालो ना, इस लेजर में बैलेंसिंग फिगर निकालो तो कैश की फिगर आती है इस तरफ 112। ठीक है, अब ये 112 कहां जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाना है। यहां पे आप आकर लिखोगे, अच्छा क्या, चलो लिख लो, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, बस काफी है। वर्किंग नंबर 14 112 पॉजिटिव, 112 पॉजिटिव। ठीक है जी, इनफ्लो है। ठीक है, देख लो जी, एडजस्टमेंट 1, 2 और 3 में कोई मसला है तो पूछ लो। जी कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है किसी को, चलें आगे। क्लियर है बच्चों, ये वाइट कैप मसला है कोई नहीं, चले बता दी भाई ने। ठीक, ये तुम्हारा टाइम है आने का हाइब्रिड में, बेशरम आदमी, सारा कुछ तो हमने कर लिया आज। एडजस्टमेंट 4 आसान सी एडजस्टमेंट है, मुश्किल कोई नहीं है। क्या कह रहा है, घर पे जिन्होंने सवाल किया ना उनको पता है आसान है। लोन की इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 1984 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब 1984 जो पे हुआ है इसमें लोन का प्रिंसिपल भी रीपे हुआ है, इंटरेस्ट भी पे हुआ है। लोन का प्रिंसिपल भी रीपे हुआ है, इंटरेस्ट भी पे हुआ है। अब मसला यह है कि लोन का प्रिंसिपल हमने लोन के अकाउंट में डेबिट करना होता है और इंटरेस्ट के जो पेमेंट किया हमने वो इंटरेस्ट के लेजर में डेबिट करनी होती है। अब 1984 कहीं पे इकट्ठा डेबिट तो हो नहीं सकता। ठीक है, 1984 में वो कह रहा है लोन का प्रिंसिपल भी पड़ा है, इंटरेस्ट भी पड़ा है। ठीक है, अब कैसे अलग अलग करें इसको, तो इसके लिए हमें सवाल ने इतना एम्पल डाटा दिया हुआ था कि आप अगर गौर फरमाएं तो इंटरेस्ट के लेजर से इंटरेस्ट पेड की फिगर निकल रही है आज। ओपनिंग भी गिवन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, तो कैश की फिगर बैलेंसिंग निकल रही है 11। अच्छा, ये 1185 क्या है, इंटरेस्ट पेड। अच्छा, ये भी यहां भी लिखी दें, ऐसी बात में भूल ना जाए। 11 वैसे भूलता नहीं है, फॉर्मेट में हमने लिखा होता है, बहरहाल चले। वर्किंग नंबर 12। अच्छा, ये 1185 क्या है जी, इंटरेस्ट पेड। वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर टोटल पेमेंट कितनी हुई है 1984। अगर 1984 में से 1185 इंटरेस्ट पे हुआ है तो 1984 में से 1185 माइनस कर दो, बाकी क्या है 799 क्या है, इंटरेस्ट पे हुआ। बाकी क्या हुआ, सॉरी लोन पे हुआ। ठीक है, 1984 में से
1185 ये कहां से मिला आपको? ये 1185 कहां मिला? वर्किंग नंबर, वर्किंग 12। वर्किंग 12 में आपने 1185 निकाल लिया। बोलो 1984 में से अगर 1185 इंटरेस्ट पे हुआ है जो वर्किंग 12 में आपने निकाला, तो फिर बाकी क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर क्या है? फिर बैलेंसिंग फिगर क्या है? फिर बोलो लोन रीपे हुआ है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 799 क्या है? लोन रीपेड। 799 क्या है जी? लोन रीपेड। ओके, ठीक है। तो ये जो कैश की फिगर है ये आप यहां पे वर्किंग शो कर दो वर्किंग में शो। 1984 सवाल में गिवन था कि टोटल रीपे हुआ है, जिसमें से 1185 आप कह रहे हैं इंटरेस्ट पेड है वर्किंग नंबर 12 से जो आपने निकाला है। ठीक है, तो फिर बाकी का 799 लोन रीपेड। ठीक है, समझ आ गई ये बात? बोलो ये लोन रीपेड यहां पे लेना भी है। ओके, चलो ले लेंगे, बारी आएगी तो। अब फिलहाल तो एडजस्टमेंट्स ओवर कर दें जी। सही है, ये 799 समझ में आ गया कैसे निकला है? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले। है नहीं है? नहीं है, पक्की बात है। चलो सवाल तो फिर खत्म हो गया। अदर इनकम इंक्लूड्स नहीं कह रहा, अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ। अदर इनकम में टोटली दो चीजें पड़ी हैं। कौन कौन सी? एक फेयर वैल्यू, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू है, यानी फेयर वैल्यू गेन है। जाहिर है गेन है तभी तो इनकम में पड़ा है जी, फेयर वैल्यू गेन। और दूसरा क्या है जी? फेयर वैल्यू गेन है। एक दूसरा क्या है? रेंटल इनकम। ठीक है, पहली बात तो इस फेयर वैल्यू गेन का कुछ कर लो। क्या करना है फेयर वैल्यू गेन का? क्या करना है? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे रिवर्शन सरप्लस आ रहा था तो क्या करते थे? पीपीई के लेजर में डेबिट साइड पे लिखते थे, फिर बाद में बैलेंसिंग फिगर निकालते थे एडिशन वगैरह की। अगर वो ना लिखे तो गड़बड़ हो जाए, फिगर गलत हो जाए। तो फेयर वैल्यू गेन जो अदर इनकम में पड़ा है, इसकी दौरान साल क्या एंट्री हुई होगी? क्या एंट्री हुई होगी? बोलो फेयर वैल्यू गेन जो पड़ा है अदर इनकम में, उसकी क्या एंट्री हुई होगी? बोलो सो रहे हो तुम। क्या एंट्री? फेयर वैल्यू गेन की क्या एंट्री? फेयर वैल्यू गेन की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन इन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, जो वो कह रहा है अदर इनकम में पड़ा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पता नहीं क्यों सो गए आप लोग। इन्वेस्टमेंट ये IAS 40 भूल गए आप लोगों को। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, यस सर, कितने से? 220 से, और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। ठीक है, अब वो 220 हमने किसी लेजर में लिया हुआ तो है नहीं कि उसको माइनस करें, नहीं नॉन कैश इसको माइनस करें, कहीं पे लिया ही नहीं हुआ उस फिगर को हमने। 220 कहीं किसी लेजर में नहीं लिया हुआ ना, बस। ठीक है, डन। ठीक है, जैसे ये देखो डेप्रीसिएशन की एंट्री की, फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इसमें शामिल था, माइनस कर दिया। इंपेयरमेंट की एंट्री की, इंपेयरमेंट शामिल था इसमें, माइनस कर दिया। डिस्पोजल की एंट्री की, डिस्पोजल का लॉस इसके ऊपर शामिल था, इसमें शामिल था, माइनस कर दिया। ठीक है, फेयर वैल्यू गेन की भी एंट्री की, लेकिन किसी ऐसी जगह पे इसको लिखा ही नहीं हुआ जहां पे हम कहेंगे जी फलां सेल में, मिसाल के तौर पे सेल में शामिल होता है, ये सेल की फिगर में शामिल होता, तो फिर इसको सही करते हैं ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए बस छोड़ दो उसको, कहीं पे शामिल नहीं है, बस ये एंट्री कर ली हमने, यहां तक को मसला। ठीक है, 220 क्या है? फेयर इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एंड दूसरी क्या चीज पड़ी है? रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड का मतलब क्या है? रिसीव हो गया है। इनकम तो है बेटा, रेंटल इनकम जो है इनकम तो होनी है। इनकम रिसीव हो जाए जरूरी नहीं होता, कभी कभी इनकम के केस में इनकम रिसीवेबल भी हो सकती है। इनकम अनअर्न्ड यानी एडवांस में भी रिसीव कर सकते हैं आप, हो सकता नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हमारे सवाल में कहीं पे बैलेंस शीट के अंदर या सवाल के एडिशनल फॉर्मेशन में कहीं पे यह नहीं लिखा हुआ था कि रेंटल इनकम रिसीवेबल है या रेंटल इनकम अनअर्न्ड है। तो फिर वहां से ही पता लग जाता था कि जो रेंटल इनकम है वो रिसीव भी हो गई है, तभी तो ना रिसीवेबल और ना ही इससे ज्यादा रिसीव हुई है कि अनअर्न्ड होती। ठीक है, मैंने ना जबरदस्ती पिछली क्लास में इसका लेजर बनाने की कोशिश की, वो लेजर जो एक्रूवल के टॉपिक में आपको बनवाया था कि हो सकता है अगले किसी सवाल के अंदर अनअर्न्ड या रिसीवेबल आ जाए, तो वो क्या होगा? वो ऐसा होगा, अगर रेंटल इनकम का अकाउंट में होगे ना, रेंटल इनकम रिसीवेबल होती ओपनिंग या क्लोजिंग तो लिख लेते, अनअर्न्ड होती तो लिख लेते, लेकिन पूरे सवाल में ये कुछ था नहीं, ये जीरो है। फिर उसने क्या कहा? यही इनकम है तो यही रिसीव्ड भी है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है अब इस एडजस्टमेंट में? मुश्किल क्या आ सकती है आने वाले दिनों में? मुश्किल ये आ सकती है कि
आपको यहां पे एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग दे दे या ये रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग दे दे, और ऐसी सूरत में जो इनकम की फिगर होगी और कैश की फिगर होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, तो फिर आपको मसला आएगा, आपने कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटल इनकम जो लेना है वो फिगर ये 184 की लेनी है। अब इस सवाल में तो सेम है ना, ठीक है। तो रेंट क्या है जी? रिसीव्ड। रेंट क्या है? रिसीव्ड। तो ये कैश भी 184 का इनफ्लो हो गया, बोलो। अच्छा अब मुझे बताओ, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? अच्छा, ना ऑपरेटिंग है ना फाइनेंसिंग है। सर आपने जो छोड़ा था वही होनी थी, है ना, आइंदा मैं वो वाला बोला करूंगा, ठीक है जी। ऑपरेटिंग है ना फाइनेंसिंग है, बल्कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर रेंटल इनकम रिसीव हो गई, तो हम यहां लिख देते हैं जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेंटल, बस काफी है, कोई अंग्रेजी लिखनी है बस, ठीक है। ये बहुत छोटा लिखा गया, मार्कर देना यहां पे कोई नवा। कैश या इससे भी आसान कर लें, रेंट रिसीव्ड, बस कहानी मुकाओ, रेंट रिसीव्ड। वर्किंग शर्किंग कोई नहीं है जी, ये सवाल में डायरेक्ट गिवन था, कोई बात नहीं, इधर लिखो, ये ज्यादा बेहतर है। ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। गलत हो गया, सोल्यूशन में हो गया गलत, कोई बात नहीं, आप सही कर लो, मैं सही बात बता रहा हूं। इवन के यहां पर लिखा होता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना भी होती और रेंटल इनकम लिखा होता, फिर भी मेरे हिसाब से इधर ही आना चाहिए। तो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता जब तक कि वो यूं कह ना दे कि मैं रियल एस्टेट कंपनी हूं, मेरा काम ही रेंटल इनकम कमाना है, तब तक आप ऑपरेशंस में ना लें, ठीक है। तो थोड़ी बहुत स्पेस फारिग पड़ी होती है, हम बनाते एसी हैं, साल वाला प्लॉट खाली पड़ा है, हमने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो हमारी कोर एक्टिविटी नहीं बन जाती, अदर इनकम ही होती है, ठीक है ना। और अदर इनकम में पड़ा होना भी ये बता रहा है। तो सोल्यूशन के अंदर भाई साहब कह रहे हैं कि रेंट रिसीव्ड इधर लिखा हुआ है, रेंट रिसीव्ड इधर लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है, उसको आप वहां से काट दें सोल्यूशन में और उसको यहां पे लिख लें 184 को, ठीक है ना। सोल्यूशन के टोटल सोल्यूशन के ऊपर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलती हुई पड़ी, इसको सही कर लें, ठीक है। आमिर बैठे ही नहीं है, मुझे याद करा देना क्लास के बाद, यार मैं भी सही कर लूंगा, ओके, अगली बार के लिए। अच्छा जी सुने, आगे बढ़े, आगे कहां बढ़े आगे क्या बचा है? आगे सवाल में कुछ बचा ही नहीं, कख नहीं बचा सवाल के पल्ले, कख नहीं बचा। वो कह रहा है राइट इशू हुआ है एट प्रीमियम, हुआ है तो यहां से कैश निकल आएगा इधर से, कोई मसला नहीं। हमारी बैलेंसिंग का वक्त हुआ चाहता है लाहौर और उसकी गिरदोनवा में, ठीक है जी। तो शुरू करें बैलेंसिंग, चलो डेटर का लेजर बैलेंस करो। कैश कितना आ रहा है जल्दी से बताओ? 29 है 710 2971 29 5 कम से कम 4-5 बजे तो टोटल किया करें ना कैलकुलेशंस, बाकी तो सारे चौधरी साहिबान बैठे होते हैं, एक मुलाजिम लिख रहा होता है, 2-3 मुलाजिम, तो बाकी। अच्छा जी 29500 वर्किंग नंबर 2 कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। नेक्स्ट 19 मेरे चांद, इधर 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं आज, तो इसने जवाब दे दिया है, क्रेडिटर के लेजर ने कहा है मेरे लो जवाब जे, हाँ 4 नॉर्मल चीजों में से 3 होंगी तो चौथी बैलेंसिंग निकलेगी ना। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा था 99% केसेस में आपको इन्वेंट्री का लेजर परचेज की फिगर देगा, ठीक है, आज भी दे रहा है। बोलो 05, ये 16050 क्या है जी? ये वो परचेजेज हैं क्रेडिटर्स, ठीक है, परचेजेज लिख देता हूं मैं छोटा सा इसे आपको समझाने के लिए, ठीक है, सही है। तो ये क्या हुआ जी? बैलेंसिंग फिगर निकली है, ये क्या है जी? लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर कैश फ्लो में नहीं जानी, बल्कि ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर्स के लेजर में जानी है। तो यहां पे आपने लिखा आकर इन्वेंट्रीज, क्या है जी? इन्वेंट्रीज, वही परचेजेस, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं परचेजेस, ठीक है जी। कितना? 16050, ये वर्किंग नंबर, रेफरेंस देना है ना, वर्किंग नंबर 4 से 16050 आ गया। अच्छा सबर, अच्छा सबर, कैश की फिगर निकल आई है, पता लग रहा है मुझे आपको कैश फ्लो का टॉपिक आ गया समझ में जी। 1807 वाले से तुमने सुन लिया, अगला भी सुनना था। अच्छा यार, अच्छा 18018, तो फिर पूरा बताओ ना सही तरह से जी। 18018 ये क्या है? ये कैश पे टू सप्लायर्स, वर्किंग नंबर 3, 18018 नेगेटिव आउटफ्लो है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, अच्छा आप देखो ये 2-3 बैलेंस हो गए, फिर चौथा भी बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के लिए पहले एक्सपेंस की सही वाली फिगर निकालेंगे। अब इधर देखो, इन दोनों को ऐड किया, ये 3 माइनस किए, 7673। अब पाक साफ फिगर आ गई हमारे पास, ठीक है। तो 7673
7-3 इधर लिखा तो कैश की फिगर बैलेंसिंग आ गई 7459। सही है। ये किताब से ना देखो, देख लिया आप लोगों ने कि सोल्यूशन में डिफरेंस है। सोल्यूशन में डिफरेंस भाई ने एक बताया, 2-3 और भी हो सकते हैं जो यहाँ पे टोटल हो रहे हैं उनको देखा करो। ये ना हो फिर बाद में प्रेप लीव में बैठे सोच रहे हो ये हुआ क्या हमारे साथ, फिर उस वक्त बताने वाला कोई नहीं होगा। 7459 जी। कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस वर्किंग नंबर 5 है 7459 आउटफ्लो। ठीक हो गया जी। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बैलेंस हो रहा है 2241 एडिशन आ गया। ये कहां जाएगा जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब कैश पेड फॉर एडिशंस की बजाय बस लिख दो एडिशन इन पीपी, बड़े हो गए अब आप। एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वर्किंग नंबर, हाँ खुद देखें ना सर, हम क्यों बताएं। 2241 आउटफ्लो। ये 1-1 ना समझ लेना, ये वो 1 अलग हो गया और ये ब्रैकेट है। ओके जी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसमें भी एडिशन आ रहा है 460 का एडिशन आ गया। ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखोगे एडिशन इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वर्किंग नंबर 7 460। उसके बाद जी शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम 15 कैश 1560 फ्रेश कैपिटल लिख दो बस। वर्किंग नंबर 8160 पॉजिटिव इनफ्लो है। ठीक है। नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बैलेंस हो रहा है नहीं, इधर 1200 आ गया तो इधर डिविडेंड ही हो सकता है फिर। अच्छा अब एक बात सुन लो, मैंने यहां पर चलो डिविडेंड लिख लेता हूं। अभी तक ना किसी सवाल के अंदर आपके डिविडेंड पेएबल नाम की चीज आई नहीं। आज 2 सवाल होमवर्क में दिए हैं क्वेश्चन बैंक के। वॉल्यूम 2 दिखाना जरा, यहां कहीं पड़ा होना। वॉल्यूम 2 है। 2 सवाल आज होमवर्क में दिए हैं क्वेश्चन बैंक के, 2 सवाल होमवर्क में दिए हैं। एक है सिंध रोबोटिक्स, पता नहीं कौन सा नंबर है अभी देखता हूं, और दूसरा है मर्दान सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। केपीके वालों का एक सवाल है और एक सिंध वालों का जी। तो सर हम तो पंजाब के, हमने दोनों नहीं करने। हाँ सही है ना, करके आना, देखते हैं फिर कल माफी नहीं मिलनी। सुने 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 पेज 651 क्वेश्चन बैंक 8 मर्दान सॉफ्टवेयर। दूसरी बात दोबारा सुने, पेज 651 क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। पेज 651 क्वेश्चन नंबर 8 मर्दान सॉफ्टवेयर, आप कोई दोबारा ना पूछे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पेज 653 सिंध रोबोटिक्स। पेज 653 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, नाम है इसका सिंध रोबोटिक्स। एक आई थिंक डायरेक्ट मेथड से करना है, दूसरा इनडायरेक्ट से करना है, और दोनों में डिविडेंड पेएबल भी है। अब होगा क्या ये सुन लो, बहरहाल कल डिस्कस तो करना ही है जाहिर है। देखें आज तक क्या होता आया है, जितने भी सवाल आपने किए हैं, आईकेएप ने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया इसको डिविडेंड पेएबल को, जितने भी सवाल आए हैं, जो डिविडेंड आपका रिटेन्ड अर्निंग्स में नजर आता है वही डिविडेंड आपका यहां डिविडेंड पेड में नजर आ रहा होता है। ठीक है। लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता सवाल के अंदर डिविडेंड पेएबल नाम की चीज भी लायबिलिटीज में नजर आ गई बैलेंस शीट के अंदर, जो कि इस सवाल में नहीं है, आज तक मैंने कहा पास पेपर में नजर नहीं आई, क्वेश्चन बैंक के इन दोनों सवालों में है। ठीक है, मैंने बताया था, लेकिन आज आप प्रैक्टिकली करेंगे भी घर जाके दोनों सवालों में। ठीक है। अगर डिविडेंड पेएबल बैलेंस शीट में नजर आ जाए तो फिर ये डिविडेंड जो रिटेन्ड अर्निंग में से निकलता है ये डायरेक्ट पेड में मत लेके जाना, बल्कि फिर ये वो एंट्री बनेगी जो आज तक आपने सीखी हुई है डिविडेंड की। रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल के लेजर में डिविडेंड पेएबल जाके क्रेडिट होगा ये। ठीक है ना। यानी कि फिलहाल तो ये है नहीं ना। अब अगर मिसाल के तौर पे डिविडेंड पेएबल होता, कहां गया रिटेन्ड अर्निंग, जहां पे करके है ये देखो। अभी सवाल के अंदर ना मसला क्या है, मसला ये है कि डिविडेंड पेएबल ओपनिंग भी 0 है, क्लोजिंग भी 0 है ही नहीं। ठीक है ना। लेकिन अगर ये कभी हो तो फिर बड़ा रेलेवेंट हो जाए ये। कैसे? असल में एंट्री क्या पड़ रही है इस 1200 की, इस 1200 की दरअसल एंट्री ये पड़ रही है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये जो आपने सीखी हुई है एंट्री। ठीक है, ये रिटेन्ड अर्निंग से एंट्री पड़ी है, लेकिन चूंकि सवाल के अंदर डिविडेंड पेएबल 0 है, ठीक है, तो फिर जो डिविडेंड पेएबल बना
ये सारे का सारा ही पेड भी हो गया, इसीलिए यही 1200 आपको डिविडेंड पेड। आज तक ये होता आ रहा है कि आपके पास डिविडेंड पेबल ओपनिंग क्लोजिंग में क्या होता है, जीरो होता है। तो जो डिविडेंड की फिगर आपकी रिटेन अर्निंग्स या कैपिटल के अकाउंट में निकलती है वही आपकी डिविडेंड पेड भी बन जाती है कैश फ्लो के एंड पे जाके। लेकिन अगर कभी डिविडेंड पेबल का बैलेंस आ जाए सवाल के अंदर, तो जो डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में, रिटेन अर्निंग के लेजर में निकलेगा, उसकी एंट्री वही करोगे जो हुई है, रिटेन अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। फिर ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट के बाद कैश की फिगर निकलेगी, वो कैश पेड डिविडेंड पेड यहां पर नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि डिविडेंड पेबल नजर नहीं आ रहा। तो अभी भी वही सवाल है जो आज तक आप पिछले कोई 10 दिन से करते आ रहे हैं सवालात। 1200 का डिविडेंड है, यही डिविडेंड पेड यहां पर नजर आ जाएगा 1200। ठीक है। और ये कौन सी वर्किंग में आपने निकाला है बैलेंसिंग? वर्किंग नंबर 9 है मेरे पास। तो ठीक हो गया जी। हाँ, ये बात वैसे मैंने की नहीं है वहां पे अभी तक, चलो अब कर लेते हैं। ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, भाई फिर ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हाँ, वो ऑप्शन है, अवेलेबल है, सही है दोनों। देखो, ये लोन और लोन का आना जाना और शेयर्स का आना अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है तो ये लोन की ही कॉस्ट है इंटरेस्ट, और ये कैपिटल की ही कॉस्ट है डिविडेंड। तो इनको इधर भी तो लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड यहां ऑप्शन देता है, चाहो तो यहां पर ले लो इंटरेस्ट और डिविडेंड को, चाहो तो यहां पे ले लो। हमने पहले से वहां पे ले लिया, बस इसलिए हम वहीं पे रखे हुए हैं इसको। ठीक है, इसलिए कभी सोल्यूशन के अंदर इधर नजर आ जाए, आने दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आई कैप ने क्या किया हुआ है, आई कैप एक चीज को इधर रखता है, एक चीज को इधर रखता है, वो भी पढ़ा दूंगा एंड पे जाके। ठीक है ना, फिलहाल जरूरत नहीं है उसके पढ़ने की, फिलहाल अपना काम पक्का करो। सही है, जब ये काम हो रहा है पूरे नंबर मिलने इससे तरीका तो देख लें। ठीक है ना, ओके। अच्छा, यहां तक को मसला बोलो, चल। अच्छा जी, कहां थे हम? यहां थे हम जी। नेक्स्ट जी बेटा बोले। ये अनाउंस्ड है, हम अनाउंस करते हैं तो हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। फिर लोग आते जाते हैं और कैश लेते जाते हैं, तो उसकी एंट्री होती है रिटेन्ड, ये डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, पेएबल डेबिट कैश। जी, जो बैलेंसिंग फिगर यहां से निकलेगी वो पेड बनेगी। हाँ, सवाल के अंदर ये फिगर भी दे सकता है, ये बैलेंसिंग निकलवा सकता है और यहां से यहां ला सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल फिलहाल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यही बात है, जो बैलेंसिंग होगा वो पेड। जी चलें आगे। लॉन्ग टर्म लोन बैलेंस हो गया कितना? 450। अब आप कहोगे ये अजीब ड्रामा है, इधर भी कैश आ रहा है, इधर भी कैश आ रहा है, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है भाई, ये लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। कोई एक आधा नया लोन आ गया, कुछ पिछलों की रीपेमेंट भी हो गई। मसला क्या है इसमें? बहुत सारे लोन्स चल ही रहे होते हैं, कुछ लोन्स नए आ गए, कुछ लोन्स पुराने रीपे भी हो गए, ये तो चलता ही रहता है सिस्टम। ठीक है ना, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। ये दोनों चीजें आपने यहां पर लेनी है। आपने लोन रीपेड भी लेना है, वर्किंग नंबर 10 में ही आपने ये वर्किंग शो की थी लोन रीपेड की 799, और लोन रेज्ड भी आपने लेना है। ये लोन नया रेज किया आपने, लोन नया आ गया, वर्किंग 10 में बैलेंसिंग फिगर निकली है 450 पॉजिटिव है, ये भी लेना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आ सकती हैं, कोई मसला, कोई तकलीफ नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। इसको आज बड़ी तकलीफ है। अच्छा जी, अब क्या रह गया? ये भाई इस तरफ वाले लेजर्स को भी भूल ना जाना, इसको भी, ये भी बोर्ड का हिस्सा ही है। ठीक है ना जी, नजर नहीं आ रहा तुम्हें, आएगा नजर अब तुम्हें जी। अच्छा भाई इधर देखें 210, ये कैश है, कैश इनफ्लो तो हो गया ना भाई, माना आपकी लायबिलिटी बनी है 250 रुपए से, आपकी लायबिलिटी बैलेंस शीट में नजर आ रही है, तो क्या वो कैश फ्लो बनाते हो तो कैश इनफ्लो है ना। ठीक है, अब ये कैश इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नहीं है, इन्वेस्टिंग भी नहीं है, बल्कि ये ऑपरेशंस का पार्ट है। ये ऑपरेशंस का पार्ट होता है ना, आपने अपने कस्टमर से एडवांस पैसे ले लिए, भाई चीजें दे देंगे आपको, तो चीजें ही देनी है ना आपने, तो ये आपको ऑपरेशंस का पार्ट होता है। अक्सर आप एडवांस दे देते हैं, एडवांस दे देते हैं, एडवांस ले लिया है आपने, आप पे लायबिलिटी है, एडवांस दे दिया आपने सप्लायर को तो आपका एसेट है, लेकिन कैश इनफ्लो आउटफ्लो तो लेना ना कैश फ्लो के अंदर। ठीक है, तो इसको मुनासिब यही है कि आप यहां पे लिख दो कैश रिसीव्ड फ्रॉम, अच्छा कैश रिसीव्ड एज एडवांस लिख लो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर दोबारा लिख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, 210 इनफ्लो है, बस ये देख लो। अब सॉल्यूशन में किताब के अंदर क्या हुआ है, किताब के अंदर उन्होंने ये अलग से लेजर 40 और 250 यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग लिखने की बजाय डेटर में ही यहां पर ओपनिंग और यहां पे क्लोजिंग लिख दिया इसको। तो ये जो कैश की फिगर आई है इसमें 29,500 भी है और ये वाला 210 भी ऐड हो गया, तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा मुनासिब यही है, वो ऐसे कंफ्यूज करता है बंदे को। ठीक है ना, सही है, चलें आगे। नेक्स्ट, ये हो गया बैलेंस, इंटरेस्ट पेड भी चला गया, ये हो गया बैलेंस,
नहीं हो गया ना, ये देखें हो गया कितना 940। ये क्या है जी, टैक्स पेड 940, वर्किंग नंबर 13। डिस्पोजल का अकाउंट तो हो गया हुआ है, हो गया नहीं हो गया, हो गया जी 908। पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव? नेक्स्ट 2405 नेगेटिव। आ जाओ इधर 1211 पॉजिटिव। टोटल इस पे हाथ रख लो, ऐसे करके रखना, -286। ओपनिंग कैश कितना है 480 पॉजिटिव। आंसर क्या आता है 194। ये भाई यही रहने दे, हम जाएंगे घर आज, ठीक है? देख लीजिए, सही है सही है सही है, आ जाओ ठीक है। अच्छा आप सुने आखिरी बात और फिर छुट्टी है। होमवर्क मैंने लिखवा दिया आपको। देखें अगर मिसाल के तौर पे, सुनो 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 फोटोग्राफरों सुनो, मिसाल के तौर पे प्लीज सुनो, यहां सवाल के अंदर आपके जो डेटर्स आ रहे हैं इनके आगे एक छोटा सा लिखा होता नेट, छोटा सा लिखा होता नेट, और नीचे सवाल के एडजस्टमेंट्स में लिखा होता कि प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड वाली मौजें यहां पे नहीं चलनी थी कि इग्नोर करो बस सब कुछ हो गया, वेव्स हैं किल करो, ऐसा नहीं चलना था। बल्कि आप गौर फरमाएं तो डेटर का लेजर बनाना है इस मेथड में। अगर डेटर का लेजर बनाना है तो डेटर का लेजर हमेशा ग्रॉस पे बनता है और प्रोविजन अलग होती है, ये कभी भी नेट पे नहीं बनता। तो अगर कभी खुदा ना खास्ता पर्चे के अंदर नेट डेटर्स दे दे और एडजस्टमेंट में बताए कि प्रोविजन इतनी है और मेथड हो इनडायरेक्ट, सॉरी मेथड हो डायरेक्ट, तो आपको डेटर ग्रॉस चाहिए, लाजमी है। क्यों? डायरेक्ट मेथड में डेटर का लेजर बनना है और लेजर बनना है ग्रॉस डेटर से। अब आपने नेट डेटर से ग्रॉस डेटर्स बनाने हैं तो वो फॉर्मूला बना लेना ना, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है ना? परसेंटेज ऑफ प्रोविजन गिवन होगी। मिसाल के तौर पे कहता है 5% प्रोविजन है, क्या जी? मिसाल के तौर पे कहता है जी प्रोविजन का रेट कितना है 5%, तो फिर नेट डेटर्स कितने होंगे 95 और ग्रॉस डेटर्स 100%, ठीक है ना? अब आपको सवाल के अंदर अगर वो दे दे ये वाले डेटर्स, तो आपको चाहिए ये वाले डेटर्स, तो आप क्या करोगे ग्रॉस बना लोगे, फॉर्मूला सिखाया हुआ है। ग्रॉस डेटर्स बनाकर डेटर का लेजर बनेगा और प्रोविजन का लेजर अलग बनेगा, ठीक है? अब आती रहे वो फिर डेटा उस हिसाब से देगा। फिलहाल तो आपको जो बताया है वो मैंने बता दिया। क्या कि अगर डायरेक्ट मेथड है तो डेटर का लेजर बनना है, डेटर का लेजर हमेशा ग्रॉस डेटर्स के साथ बनता है और प्रोविजन अलग होती है। सुन लो खुदा ना खास्ता पर्चे के अंदर नेट डेटर्स दे दे, बैलेंस शीट में तो नेट डेटर्स ही होते हैं, और सवाल में बता दे नीचे जाकर प्रोविजन क्रिएट करते हैं, तो फिर आपको नेट डेटर्स से ग्रॉस बनाने पड़ेंगे। लेजर हमेशा ग्रॉस डेटर्स के साथ बनता है और प्रोविजन का लेजर भी फिर अलग बनेगा, ठीक है? बाकी फिर आपकी अपनी किस्मत, ठीक है जी? हाँ मुझे क्या पता कहां पे आएगी, इधर 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 कहां पे आ सकती है। देखो एक्सपेंसेस के अंदर बैड एक्सपेंस पड़ा होगा, वो माइनस करना पड़ेगा। बस ट्राई करना ना, कुछ तो करना, कुछ तो खुद भी सोचना यार। क्या सारा कुछ प्लेट में डाल के दे दूं, एक बार समझाऊं फिर सारा कुछ करोगे, फायदा क्या? अपना दिमाग इस्तेमाल ना हो जाए कहीं, हैं? हाँ जी चुप। तो अच्छा भाई क्वेश्चन ये है, सुने कि आज के लेजर, आज के सवाल में ना हमें कोई शेयर कैपिटल, मैंने थोड़ी सी बात भी की है वैसे हल्की फुल्की, क्या कि अगर मिसाल के तौर पर कह देता कि बोनस शेयर्स इशू हुए हैं, तो बोनस शेयर्स तो शेयर कैपिटल के बैलेंस के ऊपर परसेंटेज लगाकर निकलने थे, तो भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। क्या होता फिगर यहां पे बोनस शेयर्स की आ जाती, क्या एंट्री होती रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, वो फिगर आ जाती, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर फिर भी कैश की निकल आती। तो आप इन एनी केस बना सकते हैं इकट्ठा लेजर, कोई मसला नहीं है, वक्त बचेगा। और कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे 2 लेजर बनाया करें, ओके ठीक है जी? जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, कल टेस्ट है ना आपका, टर्म टेस्ट। ओके अल्लाह हाफिज।